Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to Specific Relief Act. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के 13 जो सेक्शन है वहाँ तक हम कवर कर चुके हैं. आज का हमारा लेक्चर होगा 14A, 15 और आगे कुछ एक रिवीजन होगी जो मैं पहले से ही आपको करवा चुकी हूँ. और इसके बाद जो है मैं सिर्फ बेयर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही आपको करवाऊंगी, क्योंकि अभी हरियाणा जुडिशरी के एग्जाम पास आ चुके हैं तो उसकी प्रिपरेशन के लिए हमें थोड़ा फास्टली सिलेबस को कवर करना पड़ेगा. जहां मुझे लगेगा कि मुझे अब डिटेल डिस्कशन की जरूरत है वहां मैं आपको डिटेल करवाऊंगी. अदरवाइज एक तरीके से आप इसे क्रैश कोर्स के हिसाब से समझिए, जो हमें एक महीने में पूरा का पूरा ये सिलेबस है वो कवर करना है. चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं. सेक्शन 13 तक तो हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 14A से, क्योंकि 14 भी हम डिस्कस कर चुके हैं. 14A से हम डिस्कस करेंगे जो 2018 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ था. एक बात हमेशा याद रखिए कि 2018 का जो अमेंडमेंट था वो भी इम्पोर्टेंट था. हमें ये भी याद रखना है कि 2018 का जो अमेंडमेंट है वो एक्ट नंबर कौन सा था, वो एक्ट नंबर 18 था 2018 का. और वो कौन सी तारीख को अप्लीकेबल हुआ था, तो 1 अगस्त 2018 से वो अप्लीकेबल हुआ था. आज अगर हम उसको डिस्कस करते हैं, पावर टू एंगेज टू एक्सपर्ट, कि कोर्ट को पावर दे दी है कि वो अगर ज़रूरत पड़े स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाने के रिगार्डिंग तो कुछ एक्सपर्ट्स को वो एंगेज कर सकता है विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविज़न कंटेन इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, कि 1908 में ऐसे कुछ प्रोविज़न्स हों, अगर वो प्रोविज़न जो 1908 में सीपीसी में जो दिए गए हैं वो प्रोविज़न इस एक्ट के कुछ इस प्रोविज़न से सेक्शन 14A से किसी प्रकार से कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए. फिर कहता है वेयर द कोर्ट कंसिडर इज नेसेसरी. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, वेयर द कोर्ट कंसिडर इज नेसेसरी. जब कोर्ट को लगे कि नेसेसरी है टू गेट एक्सपर्ट ओपिनियन टू असिस्ट इट. मान लो कोई ऐसा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस है जिसमें वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात आती है और कोर्ट को लगता है कि तहसीलदार जो है उस मामले में एक्सपर्ट और वो अच्छे से एक ओपिनियन दे सकता है, तो इसमें क्या करेगा कोर्ट, तहसीलदार को आदेश कर देगा, डायरेक्ट कर देगा कि वो कुछ रिपोर्ट्स लेके आए और उसके बेस पर ही वो कोर्ट से अपना फैसला सुना सके. इट में एंगेज वन और मोर एक्सपर्ट्स, ये एक से ज़्यादा एक्सपर्ट्स को भी एंगेज कर सकता है. एंड डायरेक्ट टू रिपोर्ट टू इट इन सच इश्यूज़, और वो कह सकता है कि ऐसा कोई भी इशू जो ऊपर डिस्कस हुआ है उस इशू के तहत वो जो अपनी रिपोर्ट दे और मे सिक्योर अटेंडेंस ऑफ द एक्सपर्ट, और उस एक्सपर्ट की अटेंडेंस जो है फ्यूचर में जब भी मान लो एविडेंस के रिगार्डिंग उसकी ज़रूरत पड़े तो ये भी कह सकता है कि आप अपनी अटेंडेंस जो है वो सिक्योर रखें, इंक्लूडिंग जिसमें ये भी शामिल है कि किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट पेश करना है इशू के रिगार्डिंग तो वो भी वहाँ पर पेश कर सकता है. तो ये जो है सेक्शन 14A का क्लोज 1 कहता है. अब बात आती है क्लोज 2 की. क्लोज 2 क्या कहना चाह रहा है? क्लोज 2 ये कह रहा है कि द कोर्ट में डायरेक्ट रिक्वायर और डायरेक्ट एनी पर्सन, कोर्ट क्या कर सकती है, किसी भी व्यक्ति को जिसकी ज़रूरत हो और उसको डायरेक्ट कर सकती है टू गिव रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन. कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मान लो किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू के बारे में पता है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसके पास है, तो उसको भी डायरेक्ट कर सकता है कि वो क्या करे, एक्सपर्ट को प्रोड्यूस करे, एक्सपर्ट के सामने वो डॉक्यूमेंट्स या जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोड्यूस करे. एनी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट उससे जुड़ा हुआ कोई दस्तावेज प्रोड्यूस करे, कोई गुड्स प्रोड्यूस करे, और अदर प्रॉपर्टी कोई भी अगर इंस्पेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है तो उसको वहाँ पर वो पेश करे. द ओपिनियन और रिपोर्ट गिवन बाय द एक्सपर्ट, जो ओपिनियन जो है और जो रिपोर्ट या जो ओपिनियन जो भी एक्सपर्ट के द्वारा दी जाएगी वो क्या बन जाएगी, पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड बन जाएगी. जो भी सूट है उस सूट के रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगी. एंड द कोर्ट, और कोर्ट क्या कर सकती है खुद और विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, या कोर्ट की परमिशन से, कि कोर्ट खुद या कोर्ट की परमिशन से एनी पार्टी, कोई भी पार्टी है जो सूट की, में एग्जामिन द एक्सपर्ट, वो क्या कर सकता है, एक्सपर्ट की जो रिपोर्ट है उसको एग्जामिन कर सकता है पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर, और कोर्ट में ओपनली भी वो कर सकता है उस ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट को. और एज टू दिस ओपिनियन, और उसकी राय और रिपोर्ट के अनुसार वो उसको इंस्पेक्शन भी कर सकता है. तो ये इसलिए दिया गया ये राइट, कि पार्टीज़ को ये राइट इसलिए दिया है, पार्टीज़ का मतलब खुद भी कर सकती हैं और उनके जो एडवोकेट्स हैं वो भी कर सकते हैं. ये इसलिए दिया गया है कि किसी प्रकार का इनजस्टिस किसी के साथ ना हो, डिफेंडेंट हो या प्लेंटिव, उसको अगर अपने अधिकारों के हिसाब से अगर मान लो उसकी फेवर की कुछ रिपोर्ट्स हैं और वो अगर इंस्पेक्शन नहीं करेगा तो इट में भी डायरेक्ट जो है इनजस्टिस शो करेगा. इसलिए जो है ये प्रोविज़न इसमें डाला गया है. अगर हम बात करें आगे कि अगर एक्सपर्ट को हमने नियुक्त तो कर दिया, एक्सपर्ट को क्या फ़ायदा होना है जो वो वहाँ पर नियुक्त होकर ये काम करेगा,
तो कहता है कि द एक्सपर्ट शेल बी एंटाइटल टू सच फीस। एक्सपर्ट क्या है, एंटाइटल होगा उस फीस का कि उसे कुछ फीस, कॉस्ट और एक्सपेंसेस मिलेंगे जो कोर्ट के द्वारा फिक्स किए जाएंगे, विच शैल बी पेएबल, जो किसके द्वारा चुकाए जाएंगे, वो पार्टी के द्वारा चुकाए गए जाएंगे, इन सच प्रोपोर्शन, उस अनुपात में जैसे कि कोर्ट की डायरेक्ट करे। तो जो पेमेंट मिलेगी एक्सपर्ट को, जो कॉस्ट मिलेगी एक्सपर्ट को, वो जो है उस एक्सपर्ट के ऊपर ही निर्भर होगी कि कोर्ट के द्वारा कितनी उसको डायरेक्ट की जाती है। अगर एक्सपर्ट कुछ अलग डिमांड करता है तो ज़रूरी नहीं कि कोर्ट जो है उसकी डिमांड को फुलफिल करेगी। अगर कोर्ट को लगता है कि पार्टी जो है इतना ही पे कर सकते हैं एक्सपर्ट्स को, तो पार्टी के हिसाब से कोर्ट जो है वो उस मामले में ऑर्डर कर सकती है। ये तो था हमारा सेक्शन 14A। अब हम बात करते हैं सेक्शन 15 की। पर्सन्स फॉर और अगेंस्ट होम कॉन्टेक्ट्स में भी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड, कि कौन से ऐसे पर्सन है जिनके पक्ष में या जिनके खिलाफ कॉन्टेक्ट्स को स्पेसिफिकली एनफोर्स करवाया जा सकता है। फर्स्ट है इसका सेक्शन 15 है, इसके रिगार्डिंग हु में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कौन ले सकता है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर। इस चैप्टर में, इस चैप्टर का मतलब चैप्टर नंबर ये है 3rd। इस चैप्टर नंबर 3rd में अगर कहीं कोई एक्सेप्शन दिया गया है, उस एक्सेप्शन को छोड़कर, जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस करवाया था कि जो सेक्शन 10 है उसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं कि सेक्शन 11 का क्लोज 2, सेक्शन 14 और सेक्शन 16, वो उसमें एक्सेप्शन दिए गए हैं, उसके अंदर जो है आप एनफोर्समेंट नहीं करवा सकते। इसी तरीके से 15 कहता है कि सिर्फ उन्हीं प्रोविजन को छोड़कर, उन्हीं एक्सेप्शन को छोड़कर कौन करवा सकता है। फर्स्ट है एनी पार्टी, कोई पार्टी करवा सकती है। फिर है रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट, जिसका इंटरेस्ट और जो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्टी को, या मेन प्रिंसिपल है जो मेन हेड है वो करवा सकता है। फिर प्रोवाइजो ये कहता है वेयर द प्रोवाइडेड दैट वेयर द लर्निंग स्किल्स, जहाँ पर कोई लर्निंग स्किल्स है किसी की, जब लर्निंग स्किल की बात आ रही है उस मामले में जो है लर्निंग है किसी की, क्वालिटी है, उस क्वालिटी के आधार पर, या कोई स्किल है किसी की, जैसे कोई गायक है या कुछ है तो उसके आधार पर। इस मामले में सोलवेंसी है, कोई और किसी के पास कोई क्वालिटी है, पर्सनल क्वालिटी है किसी पार्टी की, जिसमें जिस कॉन्टेक्ट में जो मटेरियल इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मुख्य एक तत्व है वो कॉन्टेक्ट का उसी क्वालिटी पर बेस्ड है, या वहाँ वेयर द कॉन्टेक्ट प्रोवाइड्स दैट, जहाँ पर कॉन्टेक्ट खुद ये प्रोवाइड करता है, द इंटरेस्ट शैल नॉट असाइन, जो इंटरेस्ट है किसी व्यक्ति का उस कॉन्टेक्ट में जुड़ा वो उसको असाइन ही नहीं किया गया या उसको मिला ही नहीं हुआ, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और उसका प्रिंसिपल, जो मेन प्रिंसिपल है या उसको प्रेजेंट करने वाला कोई व्यक्ति है, शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्टेक्ट, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है नहीं करवा सकते कॉन्टेक्ट की, अनलेस ये कंडीशन हो ना, तो किन ये करवा कब नहीं सकते, जब सच पार्टी इज ऑलरेडी प्रिया, तो उस पार्टी ने पहले परफॉर्म कर दिया है, और द परफॉर्मेंस देयर ऑफ बाय रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, या जो परफॉर्मेंस है उनकी रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट के द्वारा की जा रही है, और हिज प्रिंसिपल या प्रिंसिपल के द्वारा हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द अदर पार्टी, जो दूसरी पार्टी द्वारा एक्सेप्ट भी कर लिया गया है, तो इस मामले में भी आप परफॉर्मेंस प्रोवाइजो कहता है नहीं करवा सकते। सी क्लॉज कहता है कि जहाँ पर सेटलमेंट ऑफ मैरिज है, किसी की मैरिज का सेटलमेंट है, कोई मैरिज का डिस्प्यूट चल रहा था, या एक कॉम्प्रोमाइज ऐसा हुआ है जिसके अंदर कुछ अभी भी डाउट है इसके रिगार्डिंग कि क्या क्या इनके राइट्स अराइज हो रहे हैं फैमिली मेंबर्स के, तो एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो है उसका बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियरी मतलब हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में अगर तलाक का कोई मामला है उसमें बेनिफिशियरी कौन होंगे, हस्बैंड वाइफ हैं, जो उनके बच्चे होंगे, तो वो जो है इसमें एंटाइटल होंगे। लेकिन एक और प्रोविजन है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी हम पढ़ेंगे, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रीविटी है कॉन्ट्रैक्ट की, अगर प्रीविटी का मतलब होता है थर्ड पार्टी जो एनफोर्स नहीं करवा सकती, इसमें तो क्या है सी क्लॉज में थर्ड पार्टी एनफोर्स करवा सकती है, लेकिन प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है व्हेन टू पार्टी ज्वाइंड इन एन एग्रीमेंट, दो पार्टी ने एक एग्रीमेंट कर लिया है, तो थर्ड पार्टी कैन नॉट क्लेम या कैन नॉट एनफोर्स सच राइट, दिस इज कॉल्ड प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उस मामले में भी आप एनफोर्स नहीं करवा सकते। तो ये जो प्रोविजंस थे, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, इनको सिर्फ अगर आप पॉइंट वाइज भी करोगे ना, ये पॉइंट वाइज ही होते हैं। वैसे कौन कौन हो गए इसमें, पार्टी हो गए, रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट हो गए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेटलमेंट या कंप्रोमाइज ऑफ डाउटफुल राइट्स हो गए, उस मामले में 3 पॉइंट ये हो गए। फोर्थ पॉइंट है वेयर द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन एंटर्ड बाय टेनेंट, टेनेंट के द्वारा, यानी कि जो किराएदार है और मकान मालिक के द्वारा कोई राइट अराइज किया गया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया, उसमें किराएदार की मान लो डेथ हो जाती है, उसके बाद उसका रिमाइंडर मैन है जो उसका सक्सेसर है वो ये एनफोर्स करवा सकता है। फिफ्थ कहता है कोई रिवर्जनर है इन पोजेशन में, पोजेशन में है किसी की प्रॉपर्टी, और रिवर्जनर का मतलब है
कि पूरी की पूरी जो उनकी कह सकते हो आप जो हेयर्स थे प्रॉपर्टी के, या जो प्रॉपर्टी के जो जिनके राइट्स अराइज हो रहे थे, उनमें से सिर्फ रिवर्सनर ही बच जाता है। तो उस मामले में वो किसी के साथ कोई कॉवेनेंट करता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है प्रीडिसेसर इन टाइटल में, कि जिसका टाइटल बाद में आने वाला है, उस मामले में भी वो जो है बेनिफिट ले सकता है। ये रिवर्सनर की बात हो गई है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है रिवर्सनर। फिर है रिवर्सनर इन रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब जैसे ये रिमाइंडर था, इस मामले में जो रिवर्सनर है वो भी सेम यही कंडीशन है कि अगर उसको कोई मटेरियल इंजरी हुई है, उस मामले में वो एनफोर्स करवा सकता है। फिर अगला है पॉइंट इसमें एफ ए क्लोज जो है 2018 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। 2018 का अमेंडमेंट एक्ट नंबर 18 था 2018 का, और 1 अगस्त 2018 को वो एनफोर्स हुआ था। तो उसके तहत इसको जोड़ा गया। व्हेन ए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, अब आप जानोगे कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वो होती है जिसमें वैसे तो नॉर्मल क्या होता है कि पार्टनरशिप में अगर कोई एक व्यक्ति मिसकंडक्ट करता है तो पूरी जो पार्टनरशिप है उसके लिए लाइबल मानी जाती है। लेकिन जहां लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होता है उसके अंदर क्या होता है, जिस व्यक्ति ने जो मिसकंडक्ट किया, मिसबिहेवियर किया, जो भी तरीका अपनाया, उसी को ही सिर्फ उसके लिए पनिशमेंट माना जाता है, उसी को ही पार्टनरशिप से निकाला जाता है। वो होती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। और ये 7th क्लॉज ये कहता है कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है वो अगर मान लो किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी के साथ जुड़ी हुई है, किसी और व्यक्ति के साथ, अब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है अमलगमेटेड हो गई है, किसी दूसरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में ऐड हो चुकी है, या किसी ने मान लो टेक ओवर कर लिया है उसको, तो उस मामले में भी जो नई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होगी वो भी उसके लिए लाइबल होगा, उसमें अगर उसका कोई राइट अराइज होता है। ये लिमिटेड लाइबिलिटी की था जी है वो कंपनी के रिगार्डिंग है। और यही सेम चीज़ है कि अगर मान लो एक कंपनी है, उसके साथ किसी का कॉन्ट्रैक्ट है, वो कंपनी आगे न्यू कंपनी में एमंगलमेट हो जाती है या दूसरी कंपनी द्वारा टेक ओवर हो जाता है, तो जो नई कंपनी बनेगी उसमें भी उनके राइट्स को जो है परफॉर्म करवाया जा सकता है। फिर एच ये कहता है जो प्रमोटर्स है किसी कंपनी के, जो मान लो आज कंपनी तैयार नहीं हुई, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने वाली है, एस्टेब्लिश होने वाली, उससे पहले उसके प्रमोटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं कंपनी को। उस मामले में जो प्रमोटर्स का जो एक कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट हो जाता है या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसके रिगार्डिंग जो है टर्म्स और जो कंपनी की जो कॉरपोरेशन के टाइम पर जो टर्म्स और कंडीशन उसी के अकॉर्डिंग उनकी भी राइट बनते हैं। पर प्रोवाइजो ये कहता है कि जो नई कंपनी है वो उस जो नई नहीं जो जिस कंपनी को प्रमोट किया जा रहा था वो कंपनी है, अगर उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट किया गया है और कॉन्ट्रैक्ट की टर्म को कम्युनिकेट किया गया है दोनों अदर पार्टी के द्वारा, तभी जाके वो वहाँ पर क्लेम कर सकता है। तो इस तरीके से आज हमारे कौन कौन से 5th में हो गया, एनी पार्टी हो गया, 1st 2nd क्लॉज कहता है रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट हो गया, प्रिंसिपल हो गया। 3rd क्लॉज कहता है कि जहां पर सेटलमेंट और मैरिज है और कंप्रोमाइज है। 2nd क्लॉज के अंदर भी आगे प्रोवाइजो दिया हुआ है कि लर्निंग स्किल सॉल्वेंसी और पर्सनल क्वालिटी के बेस पर है, और जहां पर वो या तो परफॉर्मेंस हो चुका है या जो परफॉर्मेंस जो है रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के द्वारा पहले से एक्सेप्ट कर लिया गया अदर पार्टी के साथ। 4th क्लॉज ये कहता है कि वहाँ टेनेंट का अगर कोई राइट हो रहा है और उसका जो रिमाइंडर मैन है वो जो है एनफोर्स करवा सकता है, वो ऑब्टेन कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। फिर रिवर्सनर है इन पोजेशन में, उसकी बात हो रही थी। फिर रिवर्सनर इन रिमाइंडरमैन की बात हो रही थी। फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो जब नई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में अमलगमेट हो जाती है उसके बाद जो है नया राइट अराइज होता है, उससे 8th जो है वो कहता है कंपनी है वो दूसरी कंपनी में अमलगमेट हो जाती है। 9th कहता है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनके रिगार्डिंग है, दोनों प्रमोटर्स और कंपनी के बीच में एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए और कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये तो था हमारा सेक्शन 15 जिसके अंदर ये कहा गया है कि कौन कौन सा व्यक्ति जो है वो परफॉर्मेंस करवा सकता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 16 जिसमें परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। सेक्शन 17 परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, किन रीजन पे नहीं हो सकती उसको मैं एक बार बेयर लैंग्वेज से आपको करवा देती हूँ। फिर है सेक्शन 18 जहाँ पर कह रखा है कि कुछ अगर वेरिएशन है, कुछ टर्म और कंडीशन में बदलाव होता है, उस मामले में आप जो है परफॉर्मेंस करवा सकते हो, अदरवाइज नहीं करवा सकते। तो ये 3 है जो इसके रिगार्डिंग उसको हम करेंगे। सब्स्टिट्यूटरी परफॉर्मेंस है उसमें भी जो है क्लेम नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ये जो 20 सेक्शन तक है ये मोस्टली यही है, जितना आप कर लेते हैं कि कितना ये हो पाएगा। पर्सनल बार को एक बार पढ़ लेते हैं, क्या कहता है पर्सनल बार। पर्सनल बार में कुछ प्रोविजंस हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन फेवर ऑफ ए पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति के फेवर में एनफोर्स नहीं करवाई जा सकती हु हैज ऑब्टेन सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस, या तो उसने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ले लिया हो सेक्शन 20 के तहत, या जो है वो इनकेपेबल है। इनकेपेबल का मतलब है योग्य ही नहीं है, या उसने कोई टर्म वॉयलेट कर दी है उसके रिगार्डिंग है वो परफॉर्मेंस नहीं करवा सकता, या उसने फ्रॉड किया है कॉन्ट्रैक्ट में विलफुली, कोई चेंजेस कर दिए हैं या सबरवर्जन कर दिए, कुछ और अल्ट्रेशन कर दी है, तो उस जो इंटेंशन थी कॉन्ट्रैक्ट की वही जो है कंप्लीट तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, उस मामले में परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। फिर बात कर रहा है
हु फेल्स और टू अवर, ये जो है थर्ड क्लॉज सी क्लॉज, इसमें पहले ये टर्म थी हु फेल्स टू अवर टू प्रूव द, उसके रिगार्डिंग अब ये चेंज हो चुका है, हु फेल्स टू प्रूव हो चुका है, जो कहता है कि ही हैज़ परफॉर्म्ड और हैज़ ऑलरेडी बीन रेडी एंड विलिंग, कि वो ये प्रूव कर देता है, करने में प्रूव करने में अक्षम हो जाता है, फेल हो जाता है कि वह जो है हमेशा से ही तैयार था परफॉर्म करने के लिए, या उसकी इच्छा थी एसेंशियल टर्म्स को परफॉर्म करने के लिए। तो उस मामले में जो है जो परफॉर्मेंस के मामले में फिर डिफेंडेंट जो है बचाया जा सकता है, डिफेंडेंट यहाँ बच सकता है। उससे अगला एक्सप्लेनेशन कहता है जो क्लॉज 3 के ही रिलेटेड है, इसमें ये बात कहता है कि वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व द पेमेंट ऑफ मनी, जहाँ पेमेंट ऑफ मनी की बात आ रही है, इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर द प्लेंटिफ, के लिए आवश्यक नहीं है कि वो एक्चुअली जो उस चीज़ को डिफेंडेंट को डिपॉजिट करे या कोर्ट में डिपॉजिट करे जब तक कि कोर्ट डायरेक्ट ना कर दे। फिर कहता है कि द प्लेंटिफ मस्ट प्रूव परफॉर्मेंस, प्लेंटिफ को यह भी प्रूव करना पड़ेगा कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाहता था और रेडीनेस और विलिंगनेस थी उसकी परफॉर्म करने में अकॉर्डिंग टू ट्रू कंस्ट्रक्शन, जो उसका असली जिस मकसद से उसको बनाया गया था उसी के तहत वो परफॉर्म किया जा रहा है। फिर बात आती है कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी बाय वन हु हैज़ नो टाइटल, अब उस व्यक्ति के द्वारा प्रॉपर्टी को कॉन्ट्रैक्ट किया गया सेल करने के लिए और किराए पे दिया गया, लेट किया गया, हालांकि उसका कोई टाइटल नहीं था, तो वो भी एनफोर्स नहीं करवा सकता। मान लो प्लेंटिव है, ए है, उसने बी को प्रॉपर्टी बेच दी लेकिन उसका टाइटल ही नहीं था, ए है, बी को प्रॉपर्टी किराए पे दे दी, उसका टाइटल नहीं था, उस मामले में क्या होगा? तो कह रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट एनी मूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड इन फेवर ऑफ ए वेंडर, वेंडर होता है बेचने वाला, लेजर होता है जो लीज पर देता है प्रॉपर्टी को। किस रीजन पे? वो जानता था नोविंगली, उसको नॉलेज थी कि उसका कोई टाइटल नहीं है उस प्रॉपर्टी में, पहला पॉइंट है उसका कोई टाइटल नहीं है प्रॉपर्टी में और वो कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। सेकंड, हालांकि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया, उसका जो है गुड टाइटल था प्रॉपर्टी में, उसको ये लगता था, बिलीव करता था कि उसका गुड टाइटल है, बट फिक्स टाइम तक वो उसको टाइटल जो उसको नहीं मिल पाता, तो वो सेल जो थी उसमें सेल करते टाइम भी उसको कुछ डाउट था, तो उस मामले में भी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। ये जो प्रोविजन है 17 क्लॉज 2 के, ये प्रोविजन जो है वो उस पर भी अप्लाई होते हैं जहाँ पर सेल और हायर की बात हो रही है, मूवेबल प्रॉपर्टी के बेचने की बात हो रही है या खरीद हायर मतलब किराए पर देने की बात हो रही है, उस मामले में भी ये लागू होता है। फिर अगला आता है सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 18 कहता है नॉन परफॉर्मेंस नॉन एनफोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन, कि जहाँ कोई मान लो वेरिएशन का मतलब होता है कुछ चेंजेस हुए बिना ही वहाँ उसे परफॉर्म नहीं किया जा सकता। वेयर प्लेंटिव सिक्स स्पेसिफिक प्रावधान, प्लेंटिव जो है राइटिंग में कॉन्टेक्ट करता है और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जाता है टू विच द डिफेंडेंट सेटअप है, जिसमें डिफेंडेंट ने पहले से कुछ वेरिएशन की बात कही हुई है। प्लेंटिव कैन नॉट ऑब्टेन, प्लेंटिव उस मामले में परफॉर्मेंस नहीं करवा पाएगा एक्सेप्ट विद द वेरिएशन टू सेटअप, जब तक कि वो वेरिएशन जो है सेट ना हो जाए। किन मामलों में? पहला तो फ्रॉड, प्लेंटिव ने फ्रॉड किया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट किया, मिस रिप्रेजेंटेशन किया, अपने आप को गलत प्रस्तुत किया, फ्रॉड धोखाधड़ी की, या मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया। मिस्टेक ऑफ फैक्ट को आप कैसे लेके चलोगे? मान लो एक व्यक्ति है, उसने कुछ सामान मंगवाया और उसने ये कहा कि 20 तारीख तक सामान मिलना चाहिए, उसके मन में था 20 जनवरी, लेकिन जो डिफेंडेंट था उसको लगा कि 20 फरवरी की बात हो रही है, तारीख 20 थी, तो जो उन दोनों के बीच में फैक्ट की जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मिस्टेक होगी, उसके मामले में अब उसको जब चेंज किया जाएगा टर्म्स को, तभी वो परफॉर्म हो सकता है। यही चीज इस फर्स्ट वाले में कही गई है। रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परफॉर्मेंस इज सॉट इन इट्स टर्म और इफेक्ट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द पार्टी जिस बात पे एग्री हुई थी उससे डिफरेंट जाके कुछ परफॉर्म हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग जो है जो टर्म्स जो एग्री हुई थी दोनों पार्टियों के बीच में, तो उसके अंदर कुछ वेरिएशन जरूरी हो गया और वहां पर फ्रॉड और मिस्टेक की बात हुई है। वेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टीज वॉज टू प्रोड्यूस, जहां पार्टी का ये ऑब्जेक्ट था कि वो एक लीगल रिजल्ट जो है उससे आएगा। मान लो कोई परफॉर्म नहीं करेगा तो उसकी लीगलिटी है, कोर्ट में उसको चैलेंज किया जा सकता है, उस मामले में भी कुछ वेरिएशंस हैं, उसके बेस पर परफॉर्म होगा। वेयर द पार्टी जब सब्सिक्वेंटली थोड़ा एग्जीक्यूशन ऑफ द कोर्ट वेरीज, जहां पार्टी ने बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट के आगे उसके ही रेफरेंस में एक और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसमें वैलिड कर दी टर्म को, तो वैलिड टर्म के साथ ही वो परफॉर्मेंस हो पाएगी। तो आज जो है हम सेक्शन 18 तक कवर कर चुके हैं, हम सेक्शन 19 से लेके 21 तक कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में कवर कर लें, 20 तक कवर कर लें और उसके 20C तक कवर कर लेंगे जो अभी 2018 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ। फिर उससे नेक्स्ट क्लास में 21, 22, 23 से लेके 25 तक कवर हो जाएगा। फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, फिर रिसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर उसके बाद जो है हम ऑल्टरनेटिव रेमेडी वगैरह सब देख लेंगे। फिर कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, डिक्लेरेटरी डिक्री है, इसकी तरह से अभी 7-8 लेक्चर और बनेंगे। आप इस लैंग्वेज की क्लासेज ही समझिए। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा और आपने इसे एंजॉय किया तो आप मेरी आज वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, आप चाह रहे हो कि आगे भी ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। जैसे ही कोई
इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग आती है तो आपके दोस्त भी उसका बेनिफिट उठा सके। और कोरोना के इस काल में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।